नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग साइंस का जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है उसको देखेंगे, जो आपके हर एग्जाम में जरूरी होता है। जैसे जेएसएससी सीजीएल सचिवालय हो या जेएसएससी के अन्य एग्जाम जो होंगे, या फिर जेपीएससी का प्रीलिम्स होगा, या फिर बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा, या फिर आप सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम को देते हैं, इस सारे एग्जाम में ये आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें और सेशन को लाइक कर दें। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है? जो आपके सामने ऑप्शन है, लेबोरिया, रेमेनिला, लाइकेन और परमेलिया सेक्सटिलिस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा लाइकेन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है और लाइकेन ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इससे संबंधित सवाल अगर पूछा जाए तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग, इसके शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये वाला बात है कि सर्वप्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रास्टस ने। क्लियर है, थियोफ्रास्टस ने किया था। इससे और अगर संबंधित सवाल बनाया जाए तो क्या होगा कि लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लाइकेन के अध्ययन को कहते हैं आपको लाइकेनोलॉजी। ठीक है, इसके आप इन चीजों को नोट्स कर लेंगे ज्यादा बेहतर होगा। लाइकेन को, इसका जो अध्ययन होता है ये क्या है? अध्ययन है। ठीक है, अब इससे और एक सवाल बन सकता है कि लाइकेन के प्रकार को बताएं। तो लाइकेन का प्रकार कौन कौन सा होगा? लाइकेन का प्रकार होगा रेमेनिला और क्या होगा? लेबोरिया। ये दोनों जो है लाइकेन के प्रकार होते हैं। तो इससे हम लोगों ने क्या 3 से 4 सवाल पढ़ा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाइकेन निम्न में किसका सर्वोत्तम वायु प्रदूषण सूचक है? मतलब आपके सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो लाइकेन का जो होता है प्रदूषण का सूचक होता है, सर्वोत्तम कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2। ठीक है, अब क्या होता है लाइकेन, देखिए वहां पर हम लोगों ने देखा कि लाइकेन 2 तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि लाइकेन जो है, लाइकेन 2 तरह से, लाइकेन का जो बनता है वो 2 तरह से बनता है। क्या होता है? शैवाल। ठीक है, एक शैवाल प्लस कवक दोनों मिलकर जो होता है, शैवाल और कवक दोनों मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ठीक है, मतलब अगर SO2 की मात्रा ज्यादा है तो लाइकेन का उत्पादन नहीं होगा, लाइकेन नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 44, 46, 48 और 52। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 46। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं क्या होता है, इस माध्यम से समझते हैं कि 23वीं जोड़ी X लिखते हैं और यहाँ पर देखिए 23वीं जोड़ी Y लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 23वीं जोड़ी X है क्या है? 22 प्लस X है, और यहाँ क्या है? 22 प्लस Y है। अब इसको हम लोग और बढ़िया से समझते हैं क्या है। यहाँ हम लोग महिला लिख देते हैं, फीमेल, और यहाँ पर क्या है? पुरुष लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है? महिला आपको पता है कि XX होता है और पुरुष क्या होता है? XY होता है। अब देखिए, इस पुरुष का अगर इस महिला के X मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है? लड़की होती है। और यहाँ पर अगर पुरुष का Y महिला के X से मिलती है तो यहाँ क्या होता है? लड़का होता है। मतलब यहाँ क्या होता है? लिंग निर्धारण जो होता है, लिंग निर्धारण यहीं से होता है। लड़का है या लड़की है यहीं से पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके सामने जो ऑप्शन है, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ऑफियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। तो इसमें जो शैवाल का अध्ययन होता है वो होता है आपको फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। अब सवाल इससे ये भी बन सकता है कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? माइकोलॉजी जो किस चीज का अध्ययन में किया जाता है? तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं आप कवकों का अध्ययन। ठीक है, कवकों का अध्ययन। और इसी तरह से ऑफियोलॉजी की बात करेंगे तो किसका है ये सर्पों के अध्ययन, सर्पों का
अध्ययन, सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से क्या होगा दोस्तों, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है कि वृक्षों का अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। मतलब आपके सामने एक आपका प्रश्न था और आप इस तरह से 4 से 5 या 6 प्रश्न एक प्रश्न से जान सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें ताकि आपका हर सेशन इंटरेस्टिंग हो, हर सेशन में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑल कर लें। जो लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दें, ठीक है। आपका हर सेशन इसी तरह से मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, डी डुवे नामक वैज्ञानिक निम्न में से किसकी खोज की। तो आपके सामने जो ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, तारककाय और केंद्रक। अब क्या होता है इसमें कि लाइसोसोम, राइबोसोम, तारककाय और केंद्रक। तो डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने जिसमें खोज की है आपको लाइसोसोम की। क्लियर है, लाइसोसोम की। अब इससे आपका सवाल बन सकता है कि लाइसोसोम का नामकरण किसने किया। तो नामकरण किया आपको रॉबर्ट ने। क्लियर है। अब इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है कि राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में आप जान लेंगे, यहां पर जो है दोस्तों राइबोसोम का जो नामकरण किया है, रॉबर्ट ने। राइबोसोम का नामकरण किया है रॉबर्ट ने। तो राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं कि राइबोसोम क्या है का खोज किसने की थी। ये की थी आपको ब्राउन और रॉबिन्स ने। क्लियर है। तारककाय का खोज किसने किया है। तो तारककाय का खोज किया है बोवेरी ने। ठीक है। और यहां पर केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की है। तो केंद्रक की खोज की है किसने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर है दोस्तों। यहां से यहां तक देखिए आप, लाइसोसोम का खोज किसने की, डी डुवे ने की। राइबोसोम की खोज किसने की, ब्राउन और रॉबिन्स ने की। इसका नामकरण किसने किया, तो रॉबर्ट ने किया। तारककाय की खोज किसने की, बोवेरी ने की। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है। हम लोग एक सवाल से कितने सारे सवालों को जान रहे हैं। चलिए अगला सवाल, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। तो त्वरित चालक का आविष्कार जो पहला ऑप्शन आपके सामने फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सीवी रमन और जॉन डाल्टन। इसका जो आंसर होगा वो होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज का आविष्कार किया, त्वरित चालक का आविष्कार किया। अब देखिए फैराडे ने किस चीज का आविष्कार किया, इसके बारे में भी जान देते हैं, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। तो फैराडे का विद्युत अध्ययन के नियम, ठीक है। विद्युत अध्ययन के नियम जो है। दूसरा है कि सीवी रमन ने किस चीज का आविष्कार किया है। तो सीवी रमन ने किया है आपको रमन प्रभाव का। ठीक है। उसी तरह जॉन डाल्टन की बात करेंगे तो जॉन डाल्टन जो है परमाणु का आविष्कार किया है। तो यहां से आपको एक प्रश्न यहां देखने को था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। उसी तरह से आपके पास इतना सारा सवाल बनकर आ रहा है, मतलब इतना सारा सवाल आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। हर सवाल से आपको 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता किस विधि से मापी जाती है। आपके सामने जो ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, टैकोमीटर और हाइग्रोमीटर। ठीक है। किस विधि से नापा जाता है वायुमंडल के व्याप्त आर्द्रता। जो आर्द्रता होता है, ह्यूमिडिटी होता है ना, ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है। तो किससे नापी जाती है भाई, तो ये जो नापी जाती है वो नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अब इसमें चलिए हम लोग सवाल देखते हैं कि हाइड्रोमीटर से भी सवाल बन सकता है। तो हाइड्रोमीटर किससे नापा जाता है, मतलब हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, किस चीज का नापने में होता है। तो द्रवों की अपेक्षित घनत्व। ठीक है। द्रवों की अपेक्षित घनत्व यहाँ पर इसके मापन में इस्तेमाल होता है। सिस्मोग्राफ की बात करेंगे तो आपको पता है कि भूकंप की तीव्रता
भूकंप की तीव्रता को मापने में सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल होता है। टेकोमीटर की हम लोग बात करेंगे तो टेकोमीटर का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है जैसे वायुयान होता है, वायुयान, ठीक है, जो हम लोग फ्लाइट जाते हैं, जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, जो हम लोग फ्लाइट होता है, और या फिर क्या होता है कि मोटर, जो आपको मोटर नाव होता है, जिसको मोटर नाव बोलते हैं, ठीक है, ये सब का जो स्पीड होता है, ठीक है, ये सब का स्पीड जो होता है, ये सब का स्पीड या फिर कह सकते हैं एक तरह का गति, जो मतलब गति नापने में होता है, स्पीड नहीं, गति मापने में जो होता है, ये इसका उपयोग होता है। अगला हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुप्त उष्मा का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गुप्त उष्मा का एसआई होगा, ठीक है, एसआई मात्रक जिसको बोलते हैं, तो गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है जूल प्रति किलोग्राम कैंडेला, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति मीटर। अब यहाँ पर आपका जो सवाल का आंसर होगा वो क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर और देखते हैं कैंडेला का भी प्रयोग किसमें होता है दोस्तों। कैंडेला का जो प्रयोग होता है, कैंडेला क्या है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, कि क्या है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है कि जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन क्या है, तो ये क्या होगा, ये क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। न्यूटन पर मीटर क्या होगा, ये होगा पृष्ठ तनाव, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना सारा सवाल बना, आप देखिए यहाँ पर गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति किलोग्राम हो गया, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो गया, कैंडेला हो गया, विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो गया, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं उसका क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर हो गया, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6.4 pH मान निम्नलिखित में से किस पदार्थ से संबंध है। अब यहाँ पर क्या है, किस पदार्थ से संबंध है, मतलब इसके पीएच मान की बात करते हैं, इसका पीएच मान क्या है, मतलब यहाँ पर आपका लार है, रक्त है, नींबू है, दूध है, तो 6.4 किसका है, तो ये होगा दूध का, दूध का जो होता है 6.4 पीएच मान होता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि लार का कितना होता है, लार का 6.5 पीएच मान होता है। रक्त का कितना होता है, तो रक्त का जो होता है आपको 7.4 होता है। इसी तरह से हम लोग नींबू का देखते हैं दोस्तों, नींबू का कितना होता है, तो 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग निम्न में से किया जाता है, कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है, डबल रोटी को स्पॉन्जी बनाने में, गुब्बारे को हवा भरने में, सोडा वाटर बनाने में। अगला है ए और सी दोनों। तो आपको पता है कि गुब्बारे को जो हवा भरने में प्रयोग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आपको डबल रोटी को स्पॉन्जी बनाने में होता है, और दूसरा सोडा वाटर, जो हम लोग सोडा वाटर पीते हैं, और सोडा वाटर में जहाँ से आपको कोई भी आपको ठंडा, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी में पेप्सी या फिर कोका कोला या फिर स्प्राइट वगैरह पीते हैं, उसके अंदर सोडा जो होता है, तो पहले सोडा बनाने का प्रयोग कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है कि डबल रोटी और सोडा वाटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रयोग होता है, मतलब डबल रोटी को स्पॉन्जी बनाने में और सोडा वाटर में। डबल रोटी कहने का मतलब है जो आप लोग पाव रोटी वगैरह खाते हैं ना, पाव रोटी खाते हैं, तो उसको स्पॉन्जी बनाने में जो होता है, जैसे या फिर आप जो ये पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा के नीचे जो होता है उसको भी थोड़ा स्पॉन्जी बनाने में जो इस्तेमाल होता है, नीचे वाला जो रहता है ब्रेड की तरह, स्पॉन्जी मतलब ब्रेड आइटम जितना भी होगा उसको अगर स्पॉन्जी बनाना है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के साथ, जैसे 10 क्वेश्चन था, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने 4 तो कहीं 5 देखा, मतलब हम लोगों ने कुल 45 प्रश्न से 50 प्रश्न की देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन जो हम लोग को होगा इसी पे आधारित होगा, साइंस पे आधारित होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे,
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, अगर लाइक नहीं की लाइक कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस चैनल पे आपको वैकेंसी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है, जो ऑथेंटिक और ऑफिशियल होता है वही आपको मिलती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।